हाँ, नेक्स्ट डे हम लोगों ने ये जो पढ़ रहे थे इसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, उसमें बात था क्रॉप प्रोटेक्शन का बात। क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो है वो आपका, या क्रॉप प्रोटेक्शन जो है वो क्या है उसको देखिए पारा पारी करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट, मतलब पौधे के या जो हम लोग लगाते हैं कई प्रकार के फसलें, उनमें सुधार का क्या ऑप्शन है, कैसे सुधार हो सकता है, ठीक है, कैसे उनमें हम उपज को बढ़ाएं। तो इसके लिए कम से कम ये 6 तरीके जो है ना वो आराम से आप लगा सकते हैं। 6 तरीके लगाया जाता है जिससे क्या किया जाता है, किसी फसल के उपज को बढ़ाया जाता है। पहला है इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें न्यू एरिया में ग्रोइंग ऑफ ए प्लांट स्पेसीज इन न्यू एरिया। कोई प्लांट स्पेसीज को नए एरिया में लगाया जाता है, इसको कहते हैं क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इसको हम इंट्रोडक्शन में आपको ये दिमाग में रखना है, इंट्रोडक्शन क्या है, कोई पूछे तो आराम से बता देना कि किसी नए क्षेत्र में, नए इलाके में कोई प्लांट स्पीसीज को लगाना, वो क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक्लेमेटाइजेशन क्या कहलाता है, क्या है, तो एक्लेमेटाइजेशन का बात अगर हम करें तो वो क्या है, एडेप्टेशन of a plant species in new environment। वो जो न्यू इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें किसी प्लांट स्पेसीज का क्या हो जाना, एडेप्ट कर जाना, वो कहलाता है एक्लेमेटाइजेशन, है ना, अनुकूलित हो जाना। किस क्षेत्र में भाई, जहां पर उसको नए क्षेत्र में लगाया गया था। ठीक है, अब सिलेक्शन क्या होता है, तो सिलेक्शन के बारे में आप शायद बता ही सकते हो, किसी को चुनाव करना, है ना, चूज ऑफ डिजायर वेराइटी, डिजायर वेराइटी, जो वेराइटी हमको चाहिए उसको चुनना, ये कहलाता है सिलेक्शन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज, क्रॉसिंग बिटवीन plants of different varieties। अलग अलग वेराइटीज के जो प्लांट्स हैं उनको आपस में क्रॉस करवाना, वेराइटी, डिफरेंट वेराइटीज, है ना। हाँ, सबसे पहला था इंट्रोडक्शन या एक्लेमेटाइजेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण है, किसी क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ये। जैसे कई जो पौधे हैं उनकी खोज विश्व के अलग अलग देशों में हुई है, और वो पौधे दूसरे देशों में लगाना था या लगाया गया। ये जो प्रक्रिया है कि दूसरे देश के फसलों को या पौधों को नए देश में या दूसरे देश में जाकर लगाना और वहां पर उत्पादन प्राप्त करना, ये कहलाता है इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन।
इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, कोई पौधा किसी जगह का है, उसको किसी नए इलाके में ले जाकर लगाया जाता है। ठीक है, इसका कॉमन उदाहरण आपको दो तीन हम देते हैं। पहला तो है आपका आलू, टमाटर। आलू और टमाटर हमारे देश में निर्मित नहीं हुआ था, या हमारे देश में उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, हमारे देश में वो नहीं था। उसको हमारे देश में लाया गया, कहां से? पेरू एंडीज से, अफ्रीकन जो टापू है, देश है, वहां से इसको जो है ना भारत में लाया गया। और आज देखिए भारत में आलू या टमाटर या और भी जो है फसलें इतनी अच्छी तरह से होती हैं कि लोगों को ये आभास होता है कि आलू हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ था शुरुआत से। इसी तरह से लीची, लीची जो है वो हमारे देश का नहीं है। लीची चाइना में उत्पन्न हुआ था, चीन में हुआ था, और चीन से भारत में लाके उसको लगाया गया, उसके पौधों को। और ये कहाएगा इंट्रोडक्शन, भारत में लाके लगाया गया चीन से, किसको? लीची के पौधों को। ये क्या कराएगा? इंट्रोडक्शन। लेकिन यहाँ इतना बढ़िया से अपने आप को अनुकूलित कर लिया, एडेप्ट कर लिया, कि आज जो है ना पूरे विश्व का सबसे अच्छा लीची कहाँ होता है? आपके भारत के बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है, जिसको शाही लीची भी कहते हैं। सबसे बढ़िया क्वालिटी का लीची अभी यहाँ भारत में हो रहा है, जबकि उत्पन्न कहाँ हुआ था? इसकी उत्पत्ति हुई थी चीन में। तो ये एक्लेमेटाइजेशन कहलाएगा कि अनुकूलन कर लिया। आलू अनुकूलित हो गया भारत में आके, यहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक्लेमेटाइजेशन कहलाएगा। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट का जो पहला आपका है तकनीक, वो है इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन। मतलब पौधों को जहां वो है वहां से नए क्षेत्रों में ले जाना, लगाना, और उसके अनुसार, उसके वातावरण के अनुसार पौधों को क्या करना? खुद को ढाल लेना, फसलों को खुद को ढाल लेना, क्या कहलाता है? एक्लेमेटाइजेशन कहलाता है। आप कई बार आप कहीं जाते होंगे, जैसे मान लेते सिमडेगा गए, जैसे मान लेते हैं गया गए, जैसे मान लेते हैं हजारीबाग गए या लखनऊ गए, तो वहां पर आपको कोई ऐसा पौधा मिला, जैसे इलाहाबाद का अभी जो है ना अमरूद सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है, काफी बड़ा होता है साइज में, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है उसका। इलाहाबाद का अमरूद नामी है वो। अब इलाहाबाद गए आप थे, वहां से अमरूद का एक पौधा लेके आए और लाके अपने जहां रहते हैं वहां लगा दिए, तो ये घटना क्या कहलाएगा? इंट्रोडक्शन कहलाएगा। अब वो पौधा जो है आपके यहाँ तो लग गया, आप लगा दिए, उसको देखभाल किए, अब वो पौधा धीरे धीरे इस वातावरण में ढलना चाहेगा, क्योंकि इलाहाबाद का जो आपका वातावरण है, इलाहाबाद का जो आपका टेम्परेचर है, इलाहाबाद का जो मौसम है, वो आपके यहाँ के जैसा नहीं है। तो इस वातावरण में वो क्या करेगा? अपने आप को ढालने लगेगा, ढालेगा। हो सकता है कि यहाँ पर उसका जो उपज है, मतलब प्रोडक्ट है, वो इलाहाबाद से भी बढ़िया हो जाए, या हो सकता है कि इलाहाबाद से खराब हो। तो ये जो पौधा जो है ना वहां से लाकर यहाँ लगाया गया, ये इंट्रोडक्शन था। लेकिन उसमें फल आ जाए, उसमें बीज आए, ये जो घटना है ना, वो इसका मतलब कि वो अपने आप को यहाँ अनुकूलित कर लिया, और ये कहलाता है एक्लेमेटाइजेशन। इसको हम फिर से बोल रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल में लेकर। कई बार बच्चे इसमें फंसते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, एक्लेमेटाइजेशन क्या है। ऐसे ये पढ़ना है आगे 12 के क्लास में आपको डिटेल से, लेकिन फिर से हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। किसी बच्ची का शादी हो गया, किसी बच्ची का शादी हुआ, तो शादी हुआ तो नए घर में गई हो, है ना। मान लेते हैं वो कोई बच्ची रांची की थी, उसका शादी हुआ हजारीबाग में, तो रांची से वो हजारीबाग आ गई अब नए घर में, ये कहलाएगा इंट्रोडक्शन। अब आने के बाद उस हजारीबाग के उस घर में जिसमें लाई गई है वो या आई है, वहां पर कैसे अडेप्ट करेगी, क्योंकि जहां से वो आई है वहां उसके माँ बाप थे, भाई था, या और अपना रिश्तेदार थे, जहां वो जन्म ली थी। लेकिन जिस जगह पर लाई गई है वहां पर नए लोग हैं, उनके साथ कैसे अनुकूलित होगी, कैसे ढलेगी, ये कहलाएगा एक्लेमेटाइजेशन ऑफ पार्टिकुलर गर्ल। उस लड़की का एक्लेमेटाइजेशन कहलाएगा। ठीक है,
ऐसे ही पौधों में भी यही बात है। अब दूसरा है सिलेक्शन, चुनाव, है ना। सिलेक्शन जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। ये जो है ये इसके द्वारा भी क्रॉप इंप्रूवमेंट काफी बढ़िया से किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आप अपने घरों में फसलों को लगाते हो, जानवरों को पालते हो, तो कई बार आप जब फसल लगाते हैं या हम जब फसल लगाते हैं तो उसमें से देखते हैं कि ये पौधा जो है ना बहुत बढ़िया है, या ये जो आपका फल है, जैसे मान लिया अभी जो है ना कोई फल लगाए हुए होंगे, जैसे गर्मा जो है ना फसल होगा कोई, जिसमें लौकी होगा, नेनुआ होगा, तोरी जिसको बोलते, और भी कुछ फसलें होंगी, टमाटर होगा। अब उसमें से कोई लौकी आपको जो है ना खूब बड़ा बढ़िया नजर आया, तो आप क्या करते हो, उस लौकी को रख लेते हो चुन के कि भैया इसको इसको खाएंगे नहीं, इसको रहने दो ऐसे ही, ये पक जाएगा तो इसके बीज को अगला साल लगाएंगे, क्योंकि अच्छा लग रहा है देखने में, ये अच्छा बढ़िया है ना, बढ़िया विकास हुआ है इसका, ये कहलाएगा सिलेक्शन। लेकिन सिलेक्शन दो तरह का हो सकता है, एक तो प्योर का, या फिर इसी तरह से चुन लिए, पूरे को समूह में चुन लिए कि नहीं ये इतना को छांट लीजिए, इसको रोप देंगे, जैसे धान हुआ था, धान में से इतना धान को हटा लीजिए, अगला साल रोप देंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर धान के फसल में से चुनेंगे अच्छा धान का कौन सा पौधा है, किसका जो है ना दाना बढ़िया है, उस धान को या उस राइस को चुन लेंगे और उसको अगला साल लगाएंगे, ये चुनाव है। हाँ, आप जानवरों को पालते हैं, जानवरों में क्या किया जाता है, बढ़िया जो है ना ये जो है ना ये जो है आपका फीमेल बाछी जो है वो अच्छा है, या बच्चा जो है ना अच्छा है, इसको पालेंगे, ये अच्छा गाय बनेगी, या अच्छा भैंस बनेगी, या अच्छा बैल बनेगा, ये सिलेक्शन कहलाता है। इसी तरह का सिलेक्शन यहाँ भी होता है, हम लोगों के परीक्षा में, परीक्षा होता है तो बच्चा टॉप कर गया, बच्चा अच्छा नंबर लाया, ये सिलेक्शन है। हमारा चुनाव कहीं हुआ नौकरी के लिए, ये क्या है, सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन का मतलब जो डिजायर वेराइटी है, जो हमको चाहिए, उसको चुना जाना गुणों के आधार पर, है ना। ऐसे चुनाव नहीं होता, गुणों के आधार पर। स्वयंवर जो होता है, आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, महाभारत रामायण वगैरह में देखे होंगे कि पुराने जमाने में क्या होता था कि कई राजे महाराजों में से कोई एक को चुना जाता था लड़कियों के द्वारा, या वो माने जो भी हो, वो जो लड़की होती थी, वो औरत होती थी, वो किसी एक को चुनती थी अपने लिए शादी करने के लिए। ये क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। आज भी शादी विवाह में जो है ना हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन का मतलब है जो हमारे उपयुक्त है उसको गुणों के आधार पर चुनना। अब चाहे क्रॉप का हो चाहे कुछ और का हो, जाते हैं हम लोग जानवर खरीदने, वहां भी चुनते कि ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा है, इसका शरीर ऐसे नहीं है, ये दूध कम दे रही है, ये सिलेक्शन कहलाएगा। तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि नाम है हाइब्रिड कर बनाना। हाइब्रिड बनाने का मतलब दो अलग अलग वेराइटी के पौधों को आपस में क्रॉस करवा के नया वेराइटी प्राप्त करना। ठीक है, इसमें भी काफी काम हुआ, कई पौधों को बनाया गया, एक पोमैटो बनाया गया। ठीक है, पोमैटो बनाया गया हाइब्रिडाइजेशन से। हम चाहेंगे कि आपको उसका फिगर जो है ना दिखाएं किसी दिन। पोमैटो जो है, जब हम दिल्ली गए थे तो वहां पर क्या देखे कि एक जो है ना ऐसा पौधा है जिसमें नीचे आलू बैठा हुआ है और ऊपर में टमाटर फरा हुआ है, मतलब उसका जो तना था उसमें टमाटर और नीचे जो है ना जड़ में आलू। किया क्या गया हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा कि जमीन तो बढ़ नहीं रही है, तो कोशिश ये किया जा रहा है कि कम से कम भूमि में ज्यादा से ज्यादा तरह के पौधे कैसे प्राप्त किए जाए कम समय में। तो इसके लिए आलू को टमाटर के साथ मिला दिया गया, तो आ गया नया वेराइटी जिसका नाम रखा गया पोमैटो। ठीक है, अब पोमैटो जो है, अब इसको क्या किया गया, पोमैटो को डाल दिया गया, लगाया गया लेबोरेटरी में। तो क्या देखा गया कि एक ही पौधा में नीचे में आलू है और ऊपर में टमाटर है। जब तक हरा है पौधा तब तक टमाटर खाइए, और पौधा जो है ना सूख गया तो कबाड़ लीजिए, नीचे से आलू ले लीजिए, ये हो गया पोमैटो। अभी हम आपको नया तो दिखाते हैं उसका फिगर। नेक्स्ट है आपका, कई और भी इसमें बनाया गया है वेराइटी हाइब्रिडाइजेशन करके। आप ही का लौकी जो है, पहले लौकी जो था वो छोटा आता था, अपने पूर्वजों से पूछना जो उम्र दराज लोग हैं वो बताएंगे छोटा लौकी होता था। आज लौकियों का साइज बढ़ गया है,
काफी वेराइटी बढ़ गई है उसकी। कैसे? हाइब्रिडाइजेशन करवाए हैं हम। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन करवाने से, एक को दूसरे से मिलाने से काफी अलग अलग तरीके का, अलग अलग वेराइटी का जो है ना, अब लौकी आ रहा है, मूली आ रहा है, गाजर आ रहा है, अलग अलग वेराइटी का आ गया। फ्लावर में देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं तो अलग अलग किस्म के फ्लावर्स आने लगते। तो खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग वेराइटियों को मिलाकर बनाया गया। उसमें एक दो को और आपको उदाहरण बता देते हैं। बंदा गोभी को, बंदा गोभी समझते होंगे, जिसमें हम लोग पत्ती को खाते हैं साग के रूप में, मतलब काट के उसको सब्जी के रूप में बनाकर, या फिर सलाद के रूप में खाते हैं, बंदा गोभी। ठीक है। ये जो कैबेज है, बंदा गोभी है, कैबेज जिसको बोलते हैं, उसको क्रॉस करवाया गया मूली के साथ। ठीक है। और क्रॉस करवा के एक ऐसा पौधा बनाया गया जिसको बोला गया ब्रेसिका, रफेनो ब्रेसिका, रफेनो ब्रेसिका। ठीक है। अब उसको, उसका क्या खासियत था कि उसका जो जड़ होता है, आप लोग अगर जानते होंगे थोड़ा बहुत भी, तो गोभी, बंदा गोभी वगैरह जो हम लोग लगाते हैं ना, उसमें क्या होता है, ऊपर से उसका फूल या उसका पत्तियों का जो समूह होता है, झुंड होता है, उसको खा लेते हैं। लेकिन जब उसको पौधा को कबाड़ते हैं तो जड़ वगैरह ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, मूली में क्या करते हैं, जनरली हम लोग उसका क्या खाते हैं, उसका सामान्य सामान्य रूप में लोग नीचे का जो जड़ होता है वो खाते हैं, पत्ती वगैरह जो ना, बहुत कम लोग उसको साग के रूप में खाते हैं या ऐसे फेंक देते हैं। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या फायदा है, साग के रूप में पत्ता भी खा सकते, क्योंकि मूली में भी खाया जाने वाला है वो। तो पत्ता जो है ना, पत्ता गोभी हो गया, और नीचे में जो जड़ था वो आपका मूली हो गया। अब कबाड़ लिए उसको हम खेत में, जाना जब देखे कि बंदा बन गया है, उसको कबाड़ लीजिए, तो नीचे वाला जड़ को बेच दीजिए मूली के रूप में, और ऊपर वाला जो है आपका पत्ता, वो पत्ता गोभी हो गया, कैबेज हो गया, मार लीजिए। ऐसे करके कई हाइब्रिडाइजेशन बनाए गए। एक और है, सिकल सीरियल बनाया गया, राई को मिला दिया गया जौ के साथ, है ना, जौ के साथ, बार्ली के साथ राई को मिलाया गया। उद्देश्य क्या था कि जानवरों को जो हम पालते हैं उनको क्या चाहिए, उनको जो है ना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और उनको आपका ऑयल भी चाहिए, तेल भी चाहिए, जिसके लिए खल्ली देना पड़ता है हमको तेल के लिए, है ना, जो उनको चाहिए, फैट चाहिए। और उनको जो है ना, जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इसके लिए हमको अलग से जो है ना, वो आपका चोकर देना पड़ता है और दर्रा देना पड़ता है, गेहूं का या मकई का। अब क्या किया गया, दोनों को आपस में मिला दिया गया। किसको? राई को किसके साथ मिला दिया गया? राई को मिला दिया गया उसके साथ जौ के साथ, और दोनों का एक पौधा आ गया। अब उसका जो फसल का उपज हुआ उसमें दोनों का गुण है, मतलब चोकर का भी काम करेगा, दारा का भी काम करेगा, और तो और वो जो खल्ली देते हैं हम तेल के पेरने के बाद जो बच जाता है, मतलब सरसों है, राई है, इसको जब पेरते हैं तो जो बच जाता है अवशेष, उसको खल्ली बोलते हैं। हाँ, तो उसको क्या करना है, उसको दिया जाता था अलग से। अभी क्या हो गया, अभी दोनों एक ही पौधा के उत्पाद में है, तो एक ही का, उसी को जो है ना आप पीस के दे दीजिए उसको सिंजा के, तो दोनों चीज मिल गया उसको, खल्ली भी और दारा चोकर भी मिल गया। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन से पौधा में फायदा। अब म्यूटेशन ब्रीडिंग का बात करते हैं, जो कि चौथा था, फोर्थ तरीका है क्रॉप इंप्रूवमेंट का। इसमें क्या करते हैं कि वैसे गुणों को परिवर्तित कर देते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। आप बोलेंगे कैसे बदलेंगे इसको? मान लेते हैं कोई जो है ना, आपका चना जो है वो आपका रंगहीन है, मतलब देखने में ठीक नहीं लग रहा है। अब उसमें थोड़ा सा उसको हम बना दें सुनहला रंग का, है ना, गोल्डन, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सोना जैसा रंग का, थोड़ा पीलापन लिए हुए, तो क्या होगा, जैसे ही उसको हम बेचने के लिए रखेंगे, लोग उसको देख के अट्रैक्ट होकर उसको कहेंगे कि हमको दे दीजिए, उसका मूल्य बढ़ जाएगा। अभी कई चीज किया गया है इसमें, म्यूटेशन ब्रीडिंग में कई चीजों में परिवर्तन लाया गया है। जीन को चेंज कर देंगे तो उसका क्या होगा, गुण बदल जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जीवों में, हम लोग सेल पढ़े थे 8th क्लास में, हाँ पढ़ना था, और 9th में भी सेल पढ़ना है, तो अधिकांश बच्चों को हम क्लास में पढ़ा ही चुके हैं, लेकिन फिर से देख देंगे, यहाँ पर देखेंगे उसको, चैप्टर को, सेल को, टिश्यू को। तो खैर,
क्या किया जाता है, हम जानते थे कि सेल जो होती है, कोशिका होती है, उसमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस में कुछ धागा नुमा रचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। अर्थात हम और आप अपने माता पिता के जैसे क्यों होते हैं, तो उन क्रोमोसोम के कारण होते हैं जिन पर क्या होता है, जीन पाया जाता है जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और माता पिता के कैरेक्टर को हम में लाते हैं या लाए हैं। उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और वो जो धागा नुमा रचना है जिस पर वो पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम के जीन में बदलाव कर दे या क्रोमोसोम में बदलाव कर दे तो क्या होगा, कैरेक्टर में बदलाव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उत्पाद में बदलाव हो जाएगा। इसको म्यूटेशन ब्रीडिंग कहा गया है ना। कई पौधों के उत्पाद का, प्रोडक्ट का जो कलर है ना, इससे बदल दिया गया, स्वाद टेस्ट बदल दिया गया। उस जीन पर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जो जीन से टेस्ट आता है उसका, तो टेस्ट बदल जाएगा। अभी एक उदाहरण इसका हम बता देते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग में कोशिश किया जा रहा है खेसारी पर, जिसको लेथाइरस ऑडोरेटस बोलते हैं बायोलॉजी के अनुसार, और आप अंग्रेजी में स्वीट पी बोलते हो, खेसारी है ना। खेसारी जो है ना, काफी बढ़िया प्रोटीन का एक सोर्स है। बहुत बढ़िया प्रोटीन इससे मिलता है, अमीनो एसिड बहुत बढ़िया मिलता है। जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है खेसारी। लेकिन उसमें एक समस्या है, एक जीन है उसमें, और उस जीन के कारण जो आपका बनता है उसमें कंपाउंड, या जो आपका केमिकल कंपाउंड्स जो उसमें बनता है उस जीन के कारण, जो प्रोडक्ट में, खेसारी के फल में, सीड में, उसको अगर खेसारी को लगातार आप एक आध महीना खा लेंगे तो लकवा का चांस होता है, वो उस व्यक्ति को लकवा हो सकता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, क्या कर रहा है, उस जीन को बदलना चाह रहा है या जीन को हटाना चाह रहा है, तो वहां पर म्यूटेशन कर रहे हैं और सफल भी हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाला समय में खेसारी जो है ना, उसी तरह से खाया जा सकेगा जिस तरह से हम चना को खाते हैं, मतलब हानि उससे कम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पॉलीप्लॉयड ब्रीडिंग। पॉलीप्लॉयड, पॉली मतलब होता है ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन या और, है ना। थ्री और मोर हो बायोलॉजी में कोई चीज तो उसको पॉली कहते हैं। अब प्लॉयड, प्लॉयड का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाँ, क्रोमोसोमल सेट। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं कि अगर क्रोमोसोम के सेट को बढ़ा दिया जाए तो ये कहलाता है पॉलीप्लॉयड ब्रीडिंग, या कम कर दिया जाए, है ना। चेंज इन क्रोमोसोम सेट, इंक्रीज के जगह पर ज्यादा अच्छा रहेगा चेंज इन कर लेते हैं, परिवर्तित करना, चेंज इन क्रोमोसोम सेट, क्रोमोसोम का जो समूह है उसमें चेंज करना, बढ़ाना घटाना, ये पॉलीप्लॉयड ब्रीडिंग में आता है। इसका कॉमन उदाहरण आप देख सकते हो, मूली को किया गया। मूली जो है ना, उसके क्रोमोसोम की संख्या को दुगना कर दिया गया। इससे फायदा क्या हुआ, मूली जो है उसका साइज बड़ा हो गया, तो प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ गई। गेहूं जो है, हम जो गेहूं हम लोग खाते हैं वो 6x है, मतलब हेक्साप्लॉयड है, उसमें एक जैसा कितना सेट है, 6। अगर आपको याद होगा, थोड़ा बहुत आपको 8 में भी पढ़ाए थे हम, और सेल जब 9th का पढ़ा रहे थे तब वहां भी बताए थे कि जो क्रोमोसोम होता है उसके एक पूरे समूह को हम लोग हैप्लॉयड कहते हैं। जैसे ये उंगली है ना, ये हाथ है, इसमें उंगली है, देखो तो इस हाथ में एक जैसा कितनी उंगलियां हैं। तो अगर किसी से भी पूछेंगे कि एक जैसा कितनी उंगलियां हैं, अगर वो देखते होंगे तो बता देंगे कि एक जैसा एक ही उंगली है, ये कानी उंगली जैसा एक ही उंगली है, हाँ, ये जो है उंगली उसके जैसा एक ही है, अंगूठा जो है ना एक ही है, मतलब एक जैसा एक ही उंगली है इसमें, इस हाथ में, तो इसको कहते हैं हैप्लॉयड, एक जैसा एक क्रोमोसोम का सेट, अगर सेल के अंदर हो तब। अब एक जैसा कितना है भाई, 2 है, तो इसको क्या कहेंगे, डिप्लॉयड, है ना, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो डिप्लॉयड। अब एक जैसा जो है ना 3 हो जाए तो उसको कहेंगे ट्रिप्लॉयड। अब एक जैसा 4 हो जाए तो उसको कहते हैं टेट्राप्लॉयड। इसी तरह से आपको व्हीट में बोल रहे थे, व्हीट हेक्साप्लॉयड है, मतलब उसमें क्रोमोसोम जो है ना कितना सेट में है, 6 सेट में है, 6 सेट है क्रोमोसोम का। ये देखिए कितना सेट हो गया, 2 सेट, तो डिप्लॉयड बोल रहे। अब 6 सेट है क्रोमोसोम का, किसमें भाई,
आपके गेहूं में जो खाते हो। अगर गेहूं जो है ना नॉर्मल डिप्लॉयड होता तो आपको जान कैसे होगा, पतला सा गेहूं होता। आज देखो वो जो गेहूं आपको फूला हुआ जैसा नजर आता है, व्हीट जो आपको स्वेलन जैसा नजर आता है, विकसित नजर आता है, इस कारण से कि वो हेक्साप्लॉयड है। ये हो गया पॉलीप्लॉयड ब्रीडिंग, है ना, क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ाकर प्रोडक्ट को बढ़ाना, इंप्रूव करना। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना मॉडर्न आपका बायोलॉजी का भाग है ये। इसमें क्या करते हैं, जीन को चेंज करते हैं, जीन को बदलते हैं, या तो जोड़ते हैं या हटाते हैं। वो जो आपको बताए अभी हम कि लेथारिस ऑरोरेटस में किया जा रहा है म्यूटेशन ब्रीडिंग, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी उपयोग किया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर जीन को किसी में जोड़ना है। जैसे इसमें से कॉमन उदाहरण आपको हम बता देते हैं। एक आपको बनाया गया है चावल, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन राइस, सुनहला चावल। उसमें क्या किया गया है, विटामिन ए के जीन को डाल दिया गया है। किसमें, चावल के क्रोमोसोम में। अब जरा सोचो, अब वो जब क्रोमोसोम, चावल के क्रोमोसोम में अगर हम विटामिन ए के जीन को डालेंगे तो उस चावल के अंदर क्या होगा, वो जीन भी काम करेगा, तो उसमें विटामिन ए भी बनेगा। तो चावल को खाने से आपको मछली भात का जो है ना मजा मिलेगा, मछली में विटामिन ए मिलता है। आपको जो है ना जिनसे भी विटामिन ए मिलेगा वो आपको मछली से आराम से किससे मिल जाएगा, वो केवल मार भात से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करें, कोई पार्टिकुलर जीन को किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे अभी ढेर सारा गेहूं बनाया गया है वेराइटी, कई जो है ना मकई के वेराइटी बनाए गए हैं, जिसमें क्या किया गया है, जीन को बाहर से डाला गया है, प्रोटीन के जीन को, किसी खास अमीनो एसिड के जीन को उनके अंदर क्रोमोसोम के अंदर जोड़ दिया गया है। इससे क्या फायदा होता है, उनमें अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ गई है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, ये आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन में बदलाव करके। माना ये जा रहा है अभी जो वर्तमान में हम लोग जो ये कोरोना से प्रभावित है, वो कोरोना भी जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है, ऐसा लोगों का मानना है। मतलब जीन में उसको बाहर से जीन जोड़ के उसको बनाया गया है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ रहे हैं ना, जीन को बाहर से जोड़कर या क्रोमोसोम के टुकड़े को बाहर से जोड़ दिया जाता है उसमें, ताकि क्या करे, वो जो है ना डिजायरेबल आपका दे। अभी आपको कई जो दवाएं आपकी हैं, जैसे इंसुलिन जो बाजार में मिलता है, जिनको डायबिटीज हो गया उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, वो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग किया हुआ बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। तो ये कुछ आपका क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट के मेथड्स हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको आप बुक से देख लेंगे क्या हुआ। थोड़ा सा जो है ना आप लोग को अगर समस्या होगा, इसको किताब में बुक में देख लीजिएगा, समस्या होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और थोड़ा नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, है ना, नोट्स होना चाहिए सबका, एग्जाम्पल देते हुए करते हुए। बुक है सबके पास। और एक दो जो है ना हम आपको ठीक होमवर्क देंगे, जो आपको घर से देख के लाना है। ठीक है, तो अभी आप होमवर्क है आज के लिए, आप घर में जो है ना एक कुछ फसलों का क्या करें, ग्रुप बना लें। जैसे गेहूं, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, ठीक है, या ये गन्ना, और उसका कौन कौन सा वेराइटी अभी जो है ना सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला है, वो उसका एक टेबल बना लें। और अगला दिन जो है जब हम क्लास शुरू करेंगे आपका, मतलब मंगलवार को, तो उस दिन आपको लेके आना है। ठीक है, शेयर कर सकते हैं आप, या फिर आप हम पर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो क्या है आज का आपको होमवर्क, कि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, इसको लिखना है। एक तरफ क्या लिख लीजिएगा, नेम ऑफ क्रॉप, जैसे व्हीट हो गया, व्हीट में अब हाई यील्डिंग कौन कौन होगा, उसका किससे ज्यादा उत्पादकता मिलता है, उत्पादन मिलता है। तो एक लर्मा है, व्हीट का एक वेराइटी है जिसको डेवलप किया गया लर्मा, उससे मिलता है। सोनारा 64 है, वो है आपका, या कल्याण सोना है, या सोनालिका है, या सैफेड है। ये सब कुछ आपका गेहूं का वेराइटी है जिसको बनाया गया है, जिससे उपज बढ़ गया है। हीरा मोती है, ये सब जो है ना व्हीट का वेराइटी है। इसी तरह से राइस का वेराइटी भी है कुछ, जैसे पद्मा है, जया है, पूसा 205 है, या आपका पूसा बासमती है,
या कस्तूरी है, विकास है, इस तरह से कई जो है ना आपका राइस का वेराइटी है। इसको आपको लिख लेना है करके। इधर नेम ऑफ क्रॉप में हो जाएगा राइस और इधर क्या हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज, है ना, ज्यादा उत्पादन देने वाला उसका वेराइटी। नेक्स्ट है इसी तरह से मकई हो जाएगा, है ना, मेज, तो मेज में भी कई है, विक्रम है, गंगा सैफेड है, फिर डेक्कन 103 है। इस तरह से जो है ना आपको क्या करना है उसका नाम लिख लेना है। तो इस तरह से आप कम से कम 5 से 7 जो है ना 10 जो है वो आपका क्रॉप वेराइटी का कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमको अपने सिलेबस के अनुसार जानना है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। कौन कौन से फसल को कैसे उत्पादकता बढ़ाना था वो तो बात कर लिए, ठीक है, होमवर्क आपको घर से करके लाना है। अब है पढ़ना क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कैसे फसलों की सुरक्षा करें। तो आपके मन में आएगा किससे सुरक्षा करना है, तो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पढ़ना है तो ले आओ। पोमैटो, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं पोमैटो को। देखिए ये जो पोमैटो है आपका, इसमें नीचे देख रहे होंगे आप आलू है, देखिए जड़ में आलू लगा हुआ है, ठीक है, और ऊपर में टमाटर लगा हुआ है। ठीक करो ना इसको, अरे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है यार। हाँ, इसमें देखिए ये पोमैटो का जो पौधा है उसमें आपको नीचे में देखिए वो आलू लगा हुआ है और ऊपर में आपका टमाटर है, देखिए पूरा फर रहा है उसमें। इसको कैसे बनाया गया है, तो एक सेल ले लिया गया टमाटर के पत्ती का और एक सेल ले लिया गया आलू का, जो खाते हो ना जो दिखा रहे हैं अभी देखो ट्यूबर है, इसको ट्यूबर बोलते है ना, स्टेम का मॉडिफिकेशन। इसमें से एक सेल लिया गया और दोनों के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ दिया गया और जोड़ के नया सेल बना दिया गया जिसमें दोनों का लक्षण या गुण आ गया, टमाटर का भी और आलू का भी। जब रोपा गया उस सेल से पौधा को डेवलप करके रोपा गया प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर के द्वारा, पौधा को डेवलप किया गया और उसको जब रोपा गया तो रोपने पर क्या हुआ, ऊपर में देखो टमाटर है एक ही पेड़ में और नीचे में आलू है, ठीक है, पोमैटो। तो इसको कैसे बनाया है भाई, तो इसको दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ के बनाए हैं। किसका किसका कोशिका था, आलू के जो आपका ट्यूबर है जिसको खा रहे हैं, नीचे में जो आलू है आपको नजर आ रहा है नीचे में, इसके सेल को लिया गया, कोशिका को लिया गया, हाँ, और जो टमाटर होता है उसके पत्ती के कोशिका को लिया गया, दोनों के कोशिका भित्ति को हटा दिया गया, सेल वाल को हटा दिया गया और साइटोप्लाज्म को जोड़ दिया गया और इससे नया सेल बनाया गया और अंततः नए कई पौधे बनाए गए जिनको हम कहते हैं पोमैटो। और ये पौधा आपको सामने नजर आ रहा है। एक और इसका देख लेते हैं हम, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। उसमें भी आप देखोगे कैसा फल है, ठीक है, टोमेटो लीफ सेल, है ना, पोटैटो ट्यूबर सेल, दोनों को लेकर बनाया गया। इसमें देखिए मिट्टी के नीचे आप देख रहे होंगे आलू बैठा हुआ है ना, स्केच डायग्राम से ये दिखा रहे हैं आपको, और थोड़ा बड़ा होता है। और इसको जो है ना इसमें आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं कि टमाटर जो है ना ऊपर में देखो वो फरा हुआ है ना, तो टमाटर आपको ऊपर में नजर आ रहा है और नीचे में आलू नजर आ रहा है, ठीक है, एक ही पौधा में। ये हो गया पोमैटो, इसका नाम हो गया पोमैटो, टोमेटो प्लस पोटैटो, पोमैटो, ठीक है। तो ये आपको कुछ हम पौधा दिखाना चाह रहे थे हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ, ठीक है। आगे जाओगे क्लास में तो सिकल सीरियल भी देखेंगे हम, ठीक है। देखो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या हमको देखना है, क्रॉप को कैसे बचाएं हम, है ना, फसल को कैसे बचाएं, किससे बचाना है भैया, तो जानवरों से, कैटल से बचाना है, तो वो तो अपना क्या करेंगे, उसको चारों तरफ से घेर देंगे, हाँ, और उससे बचाएंगे। मौसम से बचाना है तो अभी जो है ना ग्रीन हाउस का एक कंसेप्ट आया है कि वैसा घर बनाओ जिसमें ऊपर का जो आपका छत हो उसका और दीवार हो वो पॉलिथीन से बनाएंगे या फाइबर का बनाएंगे या ग्लास का बनाएंगे और उसके अंदर अपना लगाते रहिए। जैसे शिमला मिर्च वगैरह को आराम से इसमें हम उपजाते हैं, किसमें, वो पॉली हाउस बना के, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। आपके तरफ भी कुछ एक इलाकों में इसको देखे हैं हम। इससे कई प्रकार के वैसे पौधों का उत्पाद हम प्राप्त कर पा रहे हैं जो यहाँ के मौसम के अनुसार संभव नहीं था, ठीक है। चेरी वगैरह भी उपजाना शुरू कर दिए उससे हम। अब हम आते हैं मौसम से बचना है तब,
जानवरों तो उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर जो है ना और कुछ इधर उधर का हुआ तो उससे अपने खुद बचा लेंगे हम। लेकिन तीन जो है ना ये प्रमुख है जो सभी फसलों को समस्या देते हैं। और तीन कौन कौन है भाई, थोड़ा सा देख लेते। वीड्स, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स जिसको बोलते हैं हम। वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जो हमको नहीं चाहिए थे और हमारे फसलों में हो जा रहे हैं उनको कहते हैं वीड्स। ठीक है, पेस्ट किसको कहते हैं, ऑर्गेनिम्स, ऑर्गेनिम्स which responsible for किसके लिए, इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक लॉस ऑफ ह्यूमन, मनुष्य को जो इकोनॉमिक लॉस देता है वैसे जीवों को पेस्ट कहते हैं, उनसे बचाव के लिए। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, माउस, चूहा। हाँ, बहुत बढ़िया जो है ना आप फसल लगाए थे, बहुत बढ़िया जो है ना खेत में सब कुछ ठीक लगा है, और हुआ क्या, चूहा लग जाए तो क्या करता है, वो पूरे के पूरे फसल को तहस नहस कर देता है। हाँ, गेहूं लगाए थे, गेहूं को खाने लगा, वो मकई को जो है ना छेद करने लगा। या फिर आपका इसमें और क्या हो सकता है, स्क्यूरेल हो सकता है, गिलहरी। बहुत बढ़िया जो है ना आप लगाए थे क्रॉप, और गिलहरी जो है ना उसको खा गया। हाँ, लौकी का जो है ना लौकी को का भतिया खा जा रहा है, उसके डांट को काट दे रहा है। और भी इसमें फंगस हो सकता है, फंजाई, बैक्टीरिया हो सकता है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे रोटी बनाए थे आप और रख दिए, रोटी जो है ना खराब हो गया, फंगस लग गया उसमें, तो फंगस आपके लिए क्या कहलाएगा, पेस्ट। तो बोलेंगे सर अभी भी नहीं समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझना है भैया। वैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हानि पहुंचाता है आपको आर्थिक रूप से, न कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बल्कि आर्थिक रूप से, पॉकेट मार जिसको बोल सकते हैं आप, वैसे ऑर्गेनिज्म को पेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो है ना एक कपड़ा अच्छा लाए, सोचे कि अब जो है ना इस बार पहनेंगे कोई पर्व में या कोई शादी में, और उस कपड़े को क्या हुआ, वो जो है ना कोई जैसे तिलचट्टा है या कई तरह के जो है ना कीड़े हैं, उन्होंने आपके कपड़े में छेद छेद कर दिया, कपड़ा तो खराब हो गया। तो ये क्या हुआ, आपको आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, आपका हाथ पैर शरीर में कोई समस्या हुआ क्या, नहीं, आपको आर्थिक हानि हुई। आप मान लेते 3,000 में कपड़ा लाए थे, 3,000 रुपया लगाए थे और 3,000 रुपये का वो कपड़ा खराब हो गया, तो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक लॉस ये हुआ। और ये जो 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 उसको डैमेज किया होगा उस जीव को हम पेस्ट कहेंगे। हाँ, आप क्या किए थे, गर्मा फसल लगाए हुए थे, पूरा लौकी फर रहा था, और चूहा क्या किया, उसका डाल को काट दिया, उसके पौधे को काट दिया, तो पूरा सूख गया। तो बताओ इससे क्या घाटा हुआ आपको, पैसा जो आता वो पैसा नहीं आया, इकोनॉमिक लॉस हो गया आपको, हाँ, आर्थिक हानि हो गई आपकी। तो चूहा क्या कहलाएगा, पेस्ट कहलाएगा। आप जो है ना आप लगाए थे, इसमें खरपतवार भी इसमें रख सकते हो, बीट्स भी इसमें आ सकता है, खरपतवार भी। मान लीजिए आप धान लगाए थे और धान में मोथा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका, वो भी आपका पेस्ट कहलाएगा। अर्थात कोई भी वैसा प्लांट, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाते हैं वो क्या कहलाएंगे, पेस्ट। बहुत बढ़िया चप्पल लाए थे आप, है ना, चमड़े का, और उसमें क्या लग गया, फंगस लग गया, पूरा उसका सोल उल पानी में भीग गया था। इस बार एक बैग मौसम खराब हो गया, बाजार गए थे और पानी में भीग गया, लाके घर में रख दिए, वो पूरा फंगस लग गया और उसका पूरा सोल वगैरह सब कवरना शुरू हो गया। तो ये क्या हुआ, आपको आर्थिक हानि पहुंची। तो जो फंगस था वो आपके लिए क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब डिजीज का बात करते हैं, तो डिजीज कई से हो सकता है, डिजीज जो है ना कई से हो सकता है। ये आपका फंगस से हो सकता है, फंजाई से, बैक्टीरिया से हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया से हो सकता है,
माइक्रो और किससे हो सकता है? कुछ एक जो है ना बैक्टीरिया से हो सकता है, और आपको किससे हो सकता है? कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। प्रोटोजोअन से हो सकता है। तो बोलेंगे सर शरीर में जो होगा सो क्या? नहीं सर, वायरस से हो सकता है। जो इसमें होगा सर, किसमें? पौधा में, क्रॉप में देखेंगे तो कुछ खरपतवार जो लिखे ना, पहले उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ खरपतवार, आपका नाम सुने होंगे आप लोग, मोथा, है ना, मोथा। घर में भी आप देख सकते हो मोथा का जो है ना, वो इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो कैसा पौधा हो सकता है या होता है, या घर में भी आप अपने ग्रामीण इलाके में जाके देख सकते हो। दूब ग्रास, दूब घास जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरह का क्या है? खरपतवार है, फसल को कम कर देता है। और क्या हो सकता है? और लगा सकते हो आप वन गाजर जिसको बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड कैरोट बोलते हैं। तो वो भी लिख सकते हो। उसको हम क्या लिखे हैं? एक मिनट, उसको सोच रहे हैं हम। लिखो ना, कांग्रेस ग्रास, ग्रास, या इसी को हम वाइल्ड कैरोट बोलते हैं, गाजर, वन गाजर, है ना। वन गाजर भी लिख सकते हो आप, इसको बोलते हैं। वो जो है ना पूरा झाड़ी जैसा हो जाता है, छोटा छोटा उजला उजला जैसा फूल आता है, वो वन गाजर है। तो ईटीसी कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद और भी है, आप इसको लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मोथा हो गया, ईटीसी करना छोड़ दो। कैरोट ग्रास है, ये केकड़ा ग्रास है, कई है। मतलब वैसे आपके पौधे जो आपके फसलों में हो जाते हैं, आपको नहीं चाहिए। ठीक है। इसी तरह से डिजीज में कई हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि कई कीड़े होते हैं जो आपके कुछ कीड़े होते हैं जो आपके फसल के उत्पाद के अंदर चले जाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। जैसे बैगन में, बैगन में देखिएगा वो जो है ना कीड़ा हो जाता है। वो कीड़ा क्या किया? उसको डैमेज कर दिया, तो डिजीज हो गया वो। ठीक है। कुछ आपका बैगन में देखे होंगे, अगर आप बैगन का भी होगा, फसल का समय है, तो उसका जो है ना वो डंठल में घुस जाता है, स्टेम बोरिंग, फल फल में भी घुस जाता है। हाँ, उसमें आपको कना गया जिसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, या फिर उसके स्टेम में घुस जाता है और स्टेम में छेद कर देता है, पौधा को सुखाने लगता है, जहां तहां से पौधा सूखने लगेगा। तो ये सब क्या कहलाएगा? डिजीज कॉजिंग है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हाँ वर्म भी हो सकता है, तो वायरस लिखे यहाँ पर, और लिख लो वर्म्स, कीड़ा हो सकता है, ईटीसी कर देते हैं। ये सब कुछ डिजीज उत्पन्न करता है, किसमें? आपके फसलों में। अब इससे बचाव का क्या उपाय है? तो खरपतवार, देखो इससे बचाव का दो तीन उपाय है, एकदम दिमाग में रखना है। तीन उपाय तो कम से कम कर ही सकते हैं। पहला कर सकते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ना, पहले मैकेनिकल कर लो। हाँ, फर्स्ट कर लो मैकेनिकल, मैकेनिकल या फिजिकल, फिजिकल। दूसरा कर लो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है। और तीसरा है केमिकल, केमिकल। ये क्या है? प्रोटेक्शन मेथड्स है। ठीक है। प्रोटेक्शन मेथड्स का बात करते हैं। तो जो भी आपका क्रॉप को नष्ट करने वाले या ज्यादा समस्या देने वाले हैं, उनसे बचाव का क्या उपाय हो सकता है? उसमें बचाव आपका इंसेक्ट हो सकता है, वीड से करना हो सकता है, डिजीज से करना हो सकता है, कैटल से करना हो सकता है। तो तीन तरीका है बचाव का। कोई भी समस्या है बायोलॉजी में, उसका तीन तरीका तो है ही। पहला तरीका है मैकेनिकल, मतलब ताकत से। चूहा जो है ना आपके फसलों को खा रहा है, तंग कर रहा है, तो क्या कीजिए? मारना शुरू कर दीजिए, गर्दा मचा दिए। हाँ, पकड़ पकड़ के उसको मारना शुरू। और तो और उसमें क्या करेंगे? वो पिंजरा लगा देंगे, पिंजरा में फंस जाएगा। और क्या करेंगे मैकेनिकल में? मैकेनिकल में और क्या करेंगे? उसके जो आपके वो जो आपका बनाया है घर अपना, जो मिट्टी के अंदर, उसको खराब खराब कर देंगे, उसको भर देंगे, उसमें पानी डाल देंगे। ये मैकेनिकल हो गया। तो आप अपने शारीरिक तरीके से उसको रोकते हैं, मैकेनिकल तरीकों से उसे रोकते हैं, मार के, भगा के, उसका घर तोड़ के। तो वो कहलाएगा मैकेनिकल। जैसे आप खेत में फसल लगाए थे, कैटल आ जा रहा है उधर से, आप क्या किए? कैटल को जो ना वो डंटा से भगा दिए,
तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल। आप घर में आप क्या किए थे, मेज लगाए थे, मकई लगाए थे, और चिड़िया उसके फलों को खा रही थी। आप क्या करते हैं, वो आपका ड्राम एक अथी रख देते हैं, स्टील का या प्लास्टिक का जो है ना, वो बर्तन रख के और उसको ठोकते हैं, बजाते हैं, आवाज करते हैं, पटाखा जलाते हैं। इससे क्या हुआ, चिड़िया 1 2 3, ताली बजाते हैं, चिड़िया 1 2 3। हाँ, कई तरह के कीड़े भी भाग जाते हैं इससे। हाँ, वो आपका बर्तन जो है ना ढनढना दिए तो उससे भी भाग जाता है सब। तो ये मैकेनिकल हो गया। अब आते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या करेंगे, थ्रू यूज ऑफ अदर ऑर्गेनिम्स, दूसरे ऑर्गेनिम का उपयोग करेंगे, ठीक है, और उससे उसको रोकेंगे, तो ये कहलाएगा बायोलॉजिकल। जैसे आपको बताए होंगे हम कि बताए होंगे हम, क्या आपके घर में भी बताया गया होगा आपको, चूहा आपको तंग कर रहा है, तो लोग बोलते हैं बिल्ली पाल लो, बिल्ली क्या करेगा, चूहा को खाएगा, आप सुरक्षित रहोगे, ठीक है। आपके आपको जो है ना तंग कर रहा है कौन, बिल्ली वगैरह तंग कर रहा है, चूहा तंग कर रहा है, लोग बोलते हैं कुत्ता पाल लो, कुत्ता क्या करेगा, गर्दा मचा देगा। अब मान लेते हैं हमारा खेत है जिसमें लगा हुआ है गेहूं, तो थोड़ा सा कुत्ता को उसमें मूव करने में दिक्कत है, लेकिन उसको चूंकि पटवन करते हैं बार बार, तो उसमें जो है ना चूहा लगने का संभावना कम है। लेकिन गन्ना लगा हुआ है, मकई लगा हुआ है, जिसमें गैप खूब होता है बीच बीच में, अब जो है ना उसमें चूहा लग रहा है, बहुत तंग कर रहा है बार बार, तो क्या करेंगे, 2 4 कुत्ता को रख लीजिए अपना, आप कुत्ता को घुसा दीजिए सुबह सुबह, वो अपना खोज खोज के जो है ना चूहा 2 4 10 को रोज मार लेगा, तो ये हो जाएगा बायोलॉजिकल, ठीक है। बिल्लियों को रखो आप अपना, नेबला रख लो, नेबला जाके चूहा को घूस घिस के मार देगा। 2 4 जो है ना स्नेक पाल लो, सांप। अब बोलोगे सर सांप, हाँ सर, कुछ सांप होता है जिसका जहर नहीं चढ़ता आपको, उनको पाल लो आप, जाके गर्दा गर्दा मचा देगा उसको, सांप को वहां पर छोड़ दीजिए, वो अपना जाके खाएगा खूब, चूहा को खोज खोज के अंदर से निकाल निकाल के मार लेगा, ये बायोलॉजिकल हो गया। कुछ जो है ना हम लोग कीड़े अभी बढ़ रहे हैं, कीड़े बढ़ने का कारण क्या है, पहले खेतों में गिरगिट की संख्या काफी होती थी, और वो क्या करता था, वो जो है ना वो आपका कीड़ों को खाता था, कीड़ों की संख्या को कंट्रोल करता था। आज हम लोग गिरगिट को, ढेर सारा गिरगिट को मार दिए हैं, या रासायनिक जो पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं उससे बेचारे मर जा रहे हो, तो गिरगिट का आधार क्या हो गया, कमी हो गया। तो पहले जो काम गिरगिट करता था वो आपको करना पड़े, आप गिरगिट बन गए केमिकल छिड़कने के कारण, अब आप हिलते रहते हो उसमें, अब परेशान परेशान हो, ठीक है। तो गिरगिट को बचाओ, है ना, छिपकलियों को बचाओ, और तो और मकड़ों को बचाओ। मकड़ी पहले रहते थे खूब घरों में, क्योंकि पहले के जो घर होते थे वो आपके वो खपड़ा के होते थे, फूस के होते थे, उसमें आपका मकड़ा जहां तहां लगा के रखता था जाली, मच्छरों को खा जाता था, मच्छर कंट्रोल रहते थे। अब जो है ना ऐसा घर बनाया है जहां पर कहीं भी अगर जाली लग जाए तो तुरंत हम लोग परेशान हो जाते हैं, और आपसे ज्यादा परेशान तो दूसरे देखने वाले लोग हो जाते हैं, वो देखेंगे बोले कैसा लोग है घर में खाली जाला लगे ले, अरे ये बायोलॉजिकल तरीका है यार मच्छर को रोकने का। लेकिन क्या 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 कहा जाए, आज के वातावरण में जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं हम मूर्ख बनते जा रहे हैं। हमारे पूर्वज जो अंगूठा छाप थे वो सब के सब विद्वान थे, कभी कभी देख लेना बाबू, है ना, वो आपके विद्वान थे। वो लोग क्या करते थे, बचाते थे, किससे, बायोलॉजिकल तरीकों से, मैकेनिकल तरीकों से। आज हम लोग को खाली केमिकल तरीका बुझाता है। हम तो दंग हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदा लेते हैं और वो सब कुछ ठीक है, स्वस्थ है, डॉक्टर देखा बोला एकदम स्वस्थ है, 3.5 किलो का बच्चा है, गर्दा गर्दा मचाए हुए है, और माँ जो है ना सबसे पहले डॉक्टर से कहेगी डॉक्टर साहब एगो टॉनिक दे दीजिए। बच्चा जो बेचारा अभी जन्म लिया है अब ये से केमिकल बाहरी पिलाना शुरू कर देते हैं, बेचारा का अंदर का इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाता है। जबकि बायोलॉजी कहता है कि बच्चे को अगर 6 महीने तक, जन्म से 6 महीने तक केवल और केवल मां का दूध दिया जाए, बाहर से पानी भी नहीं दिया जाए, गर्मी के मौसम हो या कुछ भी हो, तो बच्चा भीमसेन का चच्चा बनेगा, मतलब काफी मजबूत बनेगा, रोग उसको नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जो ना 1 महीना का हो गया, 2 महीना का हो गया, क्या गर्मी बहुत है जरा पानी पिया दो, बच्चा को बाहर से चम्मच से पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, बच्चा चम्मच वाला हो जाता है। हाँ, अब उसको जिंदगी भर जो है ना वो चम्मच से क्या चाहिए, वो उसको क्या बोलते हैं, दवाएं चाहिए उसको, पानी चढ़वाएगा बोतल से।
आजकल के बच्चे जो कमजोर हो रहे हैं उसमें हम जिम्मेवार हैं। बायोलॉजी को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, हम गधे होते जा रहे हैं। हमको मनुष्य बनना था शिक्षक से शिक्षा लेकर, लेकिन हम लोग गधे बनते चले जा रहे हैं। हम लोग केमिकल पर आ चुके हैं, ये दोनों तरीकों को छोड़ दिए हैं। पहले क्या होता था, बच्चे जन्म लेते थे, उनको मैकेनिकल तरीका अपनाया जाता था मजबूत बनाने के लिए। खूब खेलो बाबू, धूल में खेल रहा है, पटका पटकी कर रहा है, मजबूत बनता था बच्चा। 2 पटका मारा, 2 पटका पिटाया और आता था घर में एकदम मजबूत होता था। आज क्या है, बच्चा गिर गया, माँ जो है सो एकदम दौड़ जाएगी, लगेगा कि आकाश टूट के गिर गया। अरे गिरने दो ना उसको। पहले के बच्चे गिरते थे, उठते थे, चलते थे, मजबूत बनते थे। आज के बच्चे उंगली पकड़ के चलते हैं माँ बाप का, और बुढ़ापा में उनका उंगली तोड़ देते हैं, चलने लायक नहीं छोड़ते, उनको जाके अनाथालय में, वृद्धाश्रम में रख देते हैं। हमारा ये कहना है, बच्चों को मजबूत बनने दो, उसको मैकेनिकल तरीके अपनाओ उस पर, हाँ, उसको समाज के साथ खेलने दो, घुलने मिलने दो। दूसरा है बायोलॉजिकल तरीका। अगर बच्चा को कोई समस्या है तो बायोलॉजी का उपयोग करो। जैसे डायरिया हो रहा है तो थोड़ा नमक और थोड़ा चीनी मिला के, दोनों एक एक चुटकी मिला के आधा गिलास पानी में थोड़ा गुनगुना करके उसको पिलाओ। धीरे धीरे बच्चा का ठीक होगा। माँ का दूध लगातार देते रहो, हाँ, थोड़ी लिक्विड बाहर से दो उसको, बच्चा ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत दवा लेने पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब दवा, बच्चा दवाई वाला हो गया सर। वायरल रोग हो गया कोई, 2 दिन 2.5 दिन में कोई भी वायरल बुखार कम हो जाता है, ठीक हो जाता है। कोरोना का बात हम नहीं कर रहे हैं, बाकी जनरल का बात कर रहे हैं। कोरोना भी हमको तब हुआ जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। अब बार बार सुन रहे होंगे लोग बोल रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को ठीक करो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। अरे अब तो हम देखकर दंग हैं, लाइव वायर जो हाथ धोने वाला आया है लिक्विड, उस पर लिखा हुआ है ये इनहेंस योर इम्यूनिटी। हाथ धोने से आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, रोग प्रतिरक्षण बढ़ जाएगा। पहले लोग मिट्टी से हाथ धोते थे और इतना मजबूत होते थे कि खाली पैर चलते थे, हाँ, सड़ा गला रास्ते पर भी ये मिट्टी के पूरा कीचड़ में चलते थे, कहीं कट जाता था, छट जाता था, कोई टेटनस नहीं, कोई अति नहीं। और आज तो देखो कि बच्चा गिर जाता है, छिला जाता है, बस उसको 10 गो बुखार भी लग गया, और तो और अब उसमें पीप भी आ गया, 10 तरह का रोग हो गया खाली छिला जाने पर थोड़ा सा। और पहले तो पूरा कट जाता था। आप सुने होंगे कई लोग हमारे थे पूर्वज जो लड़ते थे तलवार से, भाला से, कहीं कट जाए कहीं छट जाए तो हाथ को काट के फेंक दिए और उसको बैंडेज मार दिए, चलो ठीक हो गया। आज तो ये स्थिति हमारे पास है कि थोड़ा सा अगर छिला जाए ना तो डॉक्टर के यहाँ ही जाना उपाय बन जाता है। तो खैर, हम बायोलॉजिकल तरीका अपना सकते थे। और केमिकल में क्या है, यूज ऑफ क्या, ड्रग्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स या वीडीसाइड्स, खरपतवार वगैरह, नाशक कई तरह का आता है, बाजार में आप जाओगे मिल जाएगा, ठीक है। ईटीसी केमिकल्स में यूज करते हैं, है, दवाओं का यूज करते हैं। तो ये आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था, क्रॉप प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। कॉमन वीड्स आपको बता दिए, खरपतवार किसको कहते हैं सो बताया आपको, हाँ, पेस्ट क्या है और उसका कंट्रोल कैसे करना है सो बताया हमने। अब हम लोग आते हैं कुछ डिजीज क्रॉप प्लांट्स का। आप लोग को एक आज फिर एक होमवर्क देते हैं, उसमें क्या करना है, आप लोग घर में क्या करना है, कुछ क्रॉप के डिजीज का नाम लिख लेना है, किसमें कौन सा क्रॉप में, किस क्रॉप में कौन सा डिजीज होता है। तो आज 2 आपको होमवर्क है, पहला तो क्रॉप में और दूसरा जो है ना वो आपका डिजीज है, और दूसरा क्या है आपका वेराइटी था। पत्ता गोभी या बंदा गोभी जिसको बोल रहे थे, कैबेज को, उसमें एक रोग होता है फंजाई से जिसको बोलते हैं क्लब रॉट डिजीज। इसी तरह से आप शुगर केन देखे होंगे, हाँ, ईख जिसको बोलते हैं, गन्ना, उसको आप चीबते होंगे माने खाते होंगे तो उसमें देखते होंगे लाल लाल जैसा तो कुछ उसमें रेघारी रेघारी जैसा अंदर में होता है, उसको बोलते हैं रेड स्ट्राइप डिजीज। ये बैक्टीरिया से होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है एक तरह का। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, डिजीज का नाम और किस पौधे में है उसको बताना है। एक तरफ डिजीज के नाम में किस तरह का डिजीज हो सकता है, अभी तो बताया आपको, फंगस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, प्रोटोजोअन से हो सकता है, वार्म से हो सकता है, कीड़ों से हो सकता है। तो आपको इसको बना लेना है। फिर से बोल दे रहे हैं, 2 चीज बनाना है, एक तो डिजीज किसमें किससे होता है, जैसे कुछ उदाहरण अभी हम बताएं,
आपको एप्पल में मोजाइक हो जाता है, किसके कारण से? वायरस के कारण से। हाँ, फिर आप देख सकते हो कई में लीफ स्पॉट आपका राइस में आएगा। राइस अगर आपका लगा हुआ होगा, क्या बोलते हैं उसको, चावल, गेहूं या धान, तो उसमें देखिएगा उसका जो आपका राइस उसका जो लीफ होता है उसमें उजला उजला जैसा जो है ना, वो जिसको बगुला बगुला डिजीज भी लोग कहते हैं, उसमें उजला उजला जैसा स्पॉट बनने लगता है। और ये जो लीफ स्पॉट होता है ओराइजा सेटाइवा या चावल में, वो किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। तो एक तरफ फंगस का लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, एक तरफ डिजीज हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा? नेम ऑफ क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, डिजीज में फंगल डिजीज कौन कौन होगा, किसमें किसमें प्रमुख? हाँ, और बैक्टीरिया एक तरफ, फिर बैक्टीरिया हो जाएगा उसी में। और बैक्टीरियल डिजीज किसमें किसमें होता है प्रमुख रूप से, है ना? सब में नहीं लिखना है, 2 4 5 5 सब में कर लेना है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है।